हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। इस वीडियो में आगे के जो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का हमारे जो दो टॉपिक रहते हैं उसके बारे में करते हैं। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला ये टॉपिक रहता था। तो जैसे हमने ऑर्गेनिजम्स वाला सारा कंप्लीट किया तो उसमें कुछ रूल्स थे। एक तो रूल्स हमने किए हैं, बाकी एक बार देख लेते हैं जो जो भी रूल हैं। तो इनमें से शायद क्वेश्चन आए, पक्का तो नहीं है, क्योंकि बस ये जो जैसे भी अडेप्शन होते हैं उनके बेसिस पे ही है, कुछ खास तो नहीं है, बट एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन जो हमारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला चैप्टर है और एज पिरामिड को लेके है, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम वो अच्छे से कर लेंगे। अभी सबसे पहले रूल है ग्लॉगर्स रूल, ठीक है। ग्लॉगर रूल के पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो जैसे हमने पढ़ा था कि जो डार्क एरिया में, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, उस एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की जो स्किन पिगमेंटेशन होती है वो थोड़ी डार्क होती है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो थोड़े डार्क दिखाई देते हैं, पिगमेंटेशन उनकी ज़्यादा होती है। जबकि जो बाकी की स्पीशीज़ होती हैं ठंडे एरिया में रहने वाली, चाहे सेम स्पीशीज़ ले लो, तो उनमें जो स्किन पिगमेंटेशन है वो थोड़ी कम होगी, ठीक है। मतलब जहाँ जो तो ह्यूमिड या जो वार्म एरिया में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है ना, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो ऐसे ही सेम यही वाले ऑर्गेनिज्म अगर कोल्ड एरिया में हो तो वहाँ पे उनकी बॉडी में मेलानिन थोड़ा कम ही प्रोड्यूस होता है, तो वो लाइट कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं, ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं। जबकि जो वार्म एरिया में रहते हैं उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं। जैसे आप देखो जो लंदन वगैरह में रहते हैं या जो ठंडे एरिया में लोग रहते हैं, उनकी स्किन कलर थोड़ा मतलब उनकी फेरी स्किन होती है। जबकि जो अफ्रीका में जो लोग हैं, है ना, उनकी मेलानिन पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन होती है, ठीक है। बस यही फ़र्क है, तो इसको बोलते हैं ग्लॉगर्स रूल्स। सेकंड जो है वो है बर्गमैन रूल, ठीक है। बर्गमैन्स रूल्स में क्या बताया हुआ है, कहते हैं टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द एब्सोल्यूट साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म या एनिमल या कोई रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बॉडी पार्ट्स या एनिमल की बॉडी साइज जो है उस पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो तो कोल्ड एरिया में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठंडे एरिया में वहाँ के बर्ड्स या मैमल्स जो होते हैं उनका बॉडी साइज बड़ा होता है, ठीक है। और जो वार्म एरिया में होते हैं उनका बॉडी साइज जो होता है वैसे शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये बर्गमैन रूल था। थर्ड है एलन्स रूल, ठीक है। एलन रूल में क्या कहा है, कहते हैं जैसे टेल, स्टाउट और ईयर्स और लेग ऑफ मैमल आर रिलेटिवली शॉर्टर इन कॉल्डर देन दोस इन द वार्मर एरिया, के जो ठंडे एरिया में मैमल्स वगैरह पाए जाते हैं उनके लेग्स या ईयर जो होते हैं ये रिलेटिवली शॉर्टर होते हैं, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से थोड़े छोटे होते हैं। क्यों ईयर या लेग्स वगैरह थोड़े छोटे होने का रीज़न है कि इससे बॉडी की हीट ज़्यादा लॉस नहीं होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट लॉस होगी ठंडे वाले एरिया में, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हीट लॉस होगी उतनी ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो इसलिए, ठीक है, इनका बॉडी साइज़ थोड़ा बॉडी साइज़ नहीं, इनके ईयर्स आउट और लेग्स वगैरह थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये थी। उसके बाद है temperature also affect the morphology of some fishes and is found to have some relationship with the number of vertebrates, that is called the Jordan's rule, ठीक है। जॉर्डन रूल में क्या बताया है कि जो इवन फिशेज हैं उनकी मॉर्फोलॉजी को भी टेम्परेचर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे वो कई और दूसरे वर्टिब्रेट्स के साथ फिर उनको इंटरैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए, तो इसको जॉर्डन रूल कहते हैं, ठीक है। बस ये तो इतना ही है। उसके आगे अभी हम पॉपुलेशन मीन जो है हमारा वो करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में सबसे पहले पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। आपको कई बार डेफिनेशन में से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो जैसे एट्रीब्यूट्स वाले को लेके था, शायद इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है मास्टर केडर का, ठीक है। तो अभी देखो पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बेसिक होता है, बट अगर आपने थोड़ा अच्छे से डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ा हो तो करना बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो इसका मतलब कहते हैं स्टडी ऑफ द ऑल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट्स ग्रोथ, डेंसिटी, साइज, मल्टीप्लिकेशन, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी और कंपटीशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है।
कि जब हम किसी पॉपुलेशन के सारे एस्पेक्ट्स या पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, साइज़ हो गया, पॉपुलेशन साइज़ है ना, पॉपुलेशन कितनी रैपिडली बढ़ रही है, बर्थ कितनी हो रही है, डेथ कितनी हो रही है, कंपटीशन कितना है पॉपुलेशन में रिसोर्सेज को लेके, तो ये सारी चीज़ें जो सारे फैक्टर्स हैं अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो हमें पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है प्रॉपर, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के मतलब पॉपुलेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका साइज, उसकी डेंसिटी, इसको 4 चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इनको हम अलग अलग पैरामीटर से देख सकते हैं, जैसे नेटालिटी मतलब बर्थ रेट कितना है, मोर्टालिटी, इसमें डेथ रेट चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन होता है कहीं से आना, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म ए एरिया में रहते हैं, ठीक है, वो अपने यहाँ पे उनको मान लो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे तो वो इस एरिया को छोड़ के यहाँ पे आ जाएं। जैसे विलेजेस में या रूरल एरिया के लोग फैसिलिटीज़ ज़्यादा ना होने की वजह से अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन बोल देते हैं। तो मतलब कहीं एक एरिया को छोड़ के यहाँ पे आ जाना, तो यहाँ पे क्या है, इमिग्रेशन है। ई माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एक एरिया जहाँ से लोग छोड़ के गए हैं उसको बोलते हैं ई माइग्रेशन, वहाँ जिस एरिया में लोग जाते हैं उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हमें सीधा फैक्टर में से, कैरेक्टरिस्टिक्स में से पूछ सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा तो डिटेल में वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी पॉपुलेशन ग्रुप एट्रीब्यूट है क्या, ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है क्या, कहते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितनी है, रिप्रोडक्शन कितनी हुई है, ताकि और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ सकें, ठीक है, बर्थ कर सकें, तो ये हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म अ साइंस ऑफ डेमोग्राफी, कहते हैं जब हम इनकी सभी चीज़ों की प्रॉपर स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। ठीक है, आपको डेमोग्राफी में से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, डेमोग्राफी क्या चीज़ है, तो ये पता होना चाहिए डेमोग्राफी क्या है। ठीक है, और क्या एट्रीब्यूट हैं, करेक्टर और एट्रीब्यूट क्या हैं, सेक्स रेशो मेन है। ठीक है, सेक्स रेशो जो है उससे हमें पॉपुलेशन का पता चलता है। ठीक है, अच्छा कई बार ना क्वेश्चन, कई बार क्या है, एक बार में क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं 3704 वाले पेपर में शायद पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन के बारे में बताए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ नहीं है, सॉरी, जो पॉपुलेशन के बारे में हमें बताती है। जैसे उन्होंने सेक्स रेशो बता दी, ठीक है, बर्थ रेट बता दिया, डेथ रेट लिख दिया, मतलब मोटिलिटी नेटिलिटी लिख दी। ठीक है, फोर्थ में लिख लिया स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन आएगी जो हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताती, देखो सेक्स रेशो में भी हमें पता चलता है पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, देन हम पता कर सकते हैं नेटालिटी और मोटिलिटी से भी। ठीक है, तो क्या बचा, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन इसमें नहीं आता, वो हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं बता सकता, तो उसकी ऑप्शन हमारी स्ट्रेटिफिकेशन आ जानी है। ठीक है, ऐसे का क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी ऐसे। तो उसके बाद आगे करते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन में है, कहते हैं इंडिविजुअल्स मतलब एज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, उनके एज के अकॉर्डिंग, जैसे एक तो छोटे बच्चे हो गए, ठीक है, मतलब चाइल्ड जो हैं या इन्फेंट जो हैं, फिर उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, जो एडल्ट हैं उनको रिप्रोडक्टिव, इसको प्री रिप्रोडक्टिव, इसको रिप्रोडक्टिव, और जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनको पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। हमने क्या किया, एज के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, एज के बेस पे इंडिविजुअल्स को अलग अलग ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया, उसको हम बोलेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस चीज़ को कौन अफेक्ट करता है, मोटिलिटी और नेटालिटी, के बर्थ कितना हुआ है, डेथ कितनी हुई है। ठीक है, तो 3 इकोलॉजिकल एजेस के मतलब मेन 3 कौन से फंक्शनल वो हमारे पास हैं, पार्ट हैं। एक प्री रिप्रोडक्टिव जो अभी बात की है ना, जो जुवेनाइल फेज़ है, मतलब जिनकी अभी डेवलपमेंट बच्चों की होनी है, बच्चे हैं जो, ठीक है, आगे जो एडल्ट बनेंगे वो होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव होते हैं जो एडल्ट हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में हैं जो, ठीक है, और उसके बाद है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, के रिप्रोडक्टिव एज से निकल चुके ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन या ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो ओल्ड एज वाले होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो हैं आगे वो ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, ये पिरामिड बनाते हैं थोड़ा इस तरह से, इसको हम देख सकते हैं, ये देखो इस तरह से, ठीक है, कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन शो करते हैं ये। ठीक है, तो इसी के साथ रिलेटेड ये वाला है, क्या बताया हुआ है हमें कि जो ये हमारे एज पिरामिड है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग जो पिरामिड बनता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे पास, तो किस तरह का पिरामिड या स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एज पिरामिड। तो इसको बताया था वॉर्डन हेमर ने 1938 में।
ठीक है। 3 पिरामिड बनते हैं एज पिरामिड, ट्रायंगुलर, बेल शेप और अर्न। ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा, रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले उससे ज़्यादा। बेल शेप का कैसे बनता है, स्टेबल है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जितने हैं उतने ही हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, जबकि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं वो थोड़े कम हैं। तो इस तरह से बेल शेप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो अगर अर्न शेप के हैं, अर्न शेप मतलब कि डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, कि जितने प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं उससे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं रिप्रोडक्टिव एज वाले, ठीक है, और उससे थोड़े से कम है जस्ट जो हमारे ओल्ड एज वाले हैं। तो ये पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, डिक्लाइन पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन कम कहाँ पे हो रही है। देखो, अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले मतलब बच्चे कम हैं जबकि एडल्ट ज़्यादा है, एडल्ट तो आगे ओल्ड एज में चले जाएंगे, है ना, तो वो ज़्यादा हो जाएंगे फिर। तो जबकि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले जब रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे ये तो कम होंगे, तो अगर ये कम है तो इन्हीं से आगे और ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो ये तो खुद कम है तो आगे पॉपुलेशन भी कम रहेगी, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्न शेप का। यही हम आगे देखेंगे। तो ये 3 तरह के बनते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, उसके आसपास ही रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं या थोड़े से कम, सॉरी, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा हैं, उससे थोड़े से कम है रिप्रोडक्टिव वाले और उससे थोड़े से कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले। तो ये बन रहा है ट्रायंगुलर, ठीक है। स्टेबल पॉपुलेशन किस में होती है, सेकंड वाले में होती है। स्टेबल पॉपुलेशन कहाँ पे आ रही है, देखो रिप्रोडक्टिव वाले प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले बच्चे जितने हैं उतने ही उसके मतलब पास ही यहाँ पे आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव एज वाले, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा फिर उससे कम थे, यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है, तो मतलब स्टेबिलिटी है, स्टेबल पॉपुलेशन बनेगी। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम, रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले भी थोड़े कम हैं। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे दिखा दी, ये देख सकते हो आप ऐसे करके। ट्रायंगुलर है, बेल शेप और अर्न शेप का बन रहा है, नीचे कम फिर थोड़े ज़्यादा उससे थोड़े से कम। तो अगर ये ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, ये जितने हैं ये भी जितने हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्टेबल है, ये कम है ये ज़्यादा है तो इसका मतलब पॉपुलेशन कम है, ठीक है, कम हो जाएगी। तो उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे थे हम, ठीक है, कि जो पॉपुलेशन साइज क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि वो पॉपुलेशन साइज है, बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें निकालना है टाइम t1 पे, टाइम t+1 पे ऑर्गेनिज्म कितने हैं, तो हम ऐसे कैसे पॉपुलेशन साइज पता कर पाएंगे, एक पहले कितनी थी प्लस उसमें कितने बर्थ हुए हैं, ठीक है, कितने बर्थ हुए हैं, बर्थ कितने हुए हैं और आए कितने हैं लोग, वो इमिग्रेशन, ठीक है, माइनस जितने लोगों की डेथ हुई है और जितने लोग ई माइग्रेट करे, छोड़ के गए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हम यूज़ करके तो निकाल सकते हैं हमारा पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अभी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब पर कैपिटा, है ना, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पर ये करेक्ट पूरी तरह से नहीं है, उसका रीज़न क्या है, ये बात तो ठीक है पर पूरी तरह से सही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कई बार पॉपुलेशन डेंसिटी सही नहीं होती है तो उसको हम बायोमास के बेस पे भी इसको देखते हैं। तो बायोमास डेंसिटी इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं एरिया के अंदर, उसके कंपैरिजन हमें देखना चाहिए कि बायोमास कितना है, तो बायोमास वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म वो एरिया जहाँ पे बायोमास की जिस ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा है तो बायोमास वाले ऑर्गेनिजम्स को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो बायोमास डेंसिटी हम पहले चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक एरिया है वहाँ पे जैसे एग्जांपल भी हमें बताई हुई है कि मान लो किस एरिया में 200 पार्थेनियम के प्लांट हैं, 200 पार्थेनियम के प्लांट हैं और उसी एरिया में एक बैनियन ट्री है, ठीक है, बैनियन ट्री है, तो हम अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेस पे देखें वो तो पार्थेनियम के ज़्यादा हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम कहें इसके बेस पे ज़्यादा है तो ये गलत होगा। क्यों, हमने कहा बायोमास डेंसिटी के बेस पे हम चेक करते हैं। तो बायोमास डेंसिटी कितनी है, जो एक बैनियन ट्री है उसका बायोमास ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा तैयार करेगा वो, ठीक है, तो उसका बायोमास ज़्यादा है, तो इसीलिए हम कहेंगे बायोमास। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हम बताएंगे बायोमास डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो बायोमास क्या है, बायोमास डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि बायोमास पर यूनिट कैपिटा, ठीक है। हम पॉपुलेशन ग्रोथ पे, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ से हमें पता चलती है, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या कि पॉपुलेशन कितनी ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन ग्रो कब करेगी, जब जो बर्थ रेट है ना, यानी कि जो नेटालिटी है वो ज़्यादा होगी, एमिग्रेशन जो मतलब इमिग्रेशन है वो ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। जब डेथ होती है या लोग छोड़ के जाते हैं, ई माइग्रेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं
कि पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है, ठीक है। तो हम फिलहाल ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज जो है वो वेरी करता रहता है, बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ बर्थ कितनी है और रेट ऑफ डेथ कितनी है, या इसके अलावा और कई फैक्टर होते हैं जैसे फूड अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रीडेशन कितनी है, सारे ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसके बेस पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो आगे है कि नेटालिटी और इमिग्रेशन जो है इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि बर्थ हुआ है, लोग आके उस एरिया में रहेंगे, ठीक है। इतना एरिया था, ठीक है, उसमें पहले ही इतने इंडिविजुअल थे, कुछ और का बर्थ हुआ, कुछ और आके यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। जबकि मोटिलिटी यानी कि डेथ हो जाए या ई माइग्रेशन छोड़ के चले जाएं तो उससे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। फिर है नेटालिटी। क्या होता है नेटालिटी? यानी कि इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं बर्थ के थ्रू, हैचिंग के थ्रू, जर्मिनेशन के थ्रू या फिजन के थ्रू ही, ठीक है। तो सारी ऑर्गेनिज्म की अगर हम देखें तो उसको हम बोलते हैं नेटालिटी, ठीक है। नेटालिटी बर्थ रेट के इक्वल होती है, नेटालिटी रेट बर्थ रेट के इक्वल होता है, ठीक है। बर्थ रेट निकालने के लिए हम अलग चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी जो होती है इसमें आता है नंबर ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। तो इमिग्रेशन मतलब जब पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के आने से। ई माइग्रेशन का मतलब जब ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसी एरिया को छोड़ के जाते हैं, तो लिख नहीं पाई यहाँ पे, वो आना था कि अगर ऑर्गेनिज्म किसी एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं, जिस एरिया में से शिफ्ट हुए हैं उसको बोलेंगे ई माइग्रेशन, ठीक है। फिर है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल को देखने के लिए हम जे शेप कर्व और एस शेप कर्व यूज़ करते हैं। इसमें से क्वेश्चन वैसे भी किसी मास्टर कैडर में वैसे आया नहीं हुआ इस टॉपिक में से, ग्रोथ मॉडल में से, ठीक है। तो जो पर इसमें से आपको कर्व के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास है जैसे जो ग्रोथ मॉडल है उसको हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं। जे शेप कर्व में एक्सपोनेंशियल मतलब जो इमेजिनिंग है, ठीक है, जिसमें इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की ग्रोथ को देख सकते हैं। ग्रोथ मॉडल को देखने के लिए जे शेप कर्व एक्सपोनेंशियल और एस शेप कर्व लॉजिस्टिक बनाया जाता है। जो तो रियलिटी के बेस पे होता है वो लॉजिस्टिक कर्व है, ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है, जबकि जो एक्सपोनेंशियल होता है इसमें रैपिड ग्रोथ होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल की अगर हम देखें तो इसका ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ये वाली है, टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जे शेप का, उसमें इस तरह से रैपिड ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़े से टाइम में बहुत जल्दी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। इसमें हम लेते हैं डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन लेते हैं। जबकि जो हमारा लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक में क्या होता है धीरे धीरे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी वो भी धीरे धीरे बढ़ी हुई है, ठीक है। तो एक टाइम पे जाके वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, तो के कॉन्स्टेंट है उसका, तो इसको लेते हैं हम डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, एन में के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, इसको हम ये लेते हैं, ठीक है। तो हमें जस्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए, इसके और तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में रैपिड ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियल में रैपिड ग्रोथ हो रही है, जे शेप कर्व बनाता है, जबकि जो लॉजिस्टिक रियलिटी वाला होता है उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तो ये सिग्मॉइड कर्व बना रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे आ जाता है, ठीक है। अभी पॉपुलेशन डेंसिटी की जो हमने बात की है, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी एन होती है, ठीक है। उसमें नेटालिटी के दौरान ऑर्गेनिज्म ऐड होते हैं, इमिग्रेशन के दौरान भी ऐड होते हैं, मोटिलिटी के दौरान कम होते हैं और ई माइग्रेशन के दौरान भी कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताया हुआ है। जस्ट आगे चलते हैं, आगे हम आएंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन पे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन आ रही है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें पता होनी चाहिए कि सेंसस क्या होता है, ठीक है। सेंसस जो है, अगर पॉपुलेशन जो है उसको काउंट करना है, ठीक है, और एज पिरामिड कितना बन रहा है, बर्थ रेट कितने हैं, डेथ रेट कितने हैं, सेक्स रेशो कितनी है, ये सारी चीज़ों को काउंट करके उसका पूरा डेटा इकट्ठा करना है ऑफिशियली हमें, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस, ठीक है। तो जैसे पॉपुलेशन काउंट करने के लिए किया जाता है 10 साल बाद ये मतलब काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ऑफिशियली काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रिपेयरिंग डाटा अबाउट द एज पिरामिड, बर्थ, डेथ और सेक्स रेशो इज कॉल्ड सेंसस, ठीक है। और कंडक्टेड रेगुलरली एट इंटरवल ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये 10 साल बाद चेक करते हैं, ठीक है। तो सेंसस हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। आगे अगर बात करें, आगे आता है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस क्या होती हैं। पॉपुलेशन जब मतलब पॉपुलेशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कोई एक दूसरे के साथ फ़ायदे के लिए इंटरैक्ट करता है, वैसे तो सारे एक दूसरे को मतलब अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, पर कई बार क्या होता है दोनों को फ़ायदा होता है या दोनों को नुकसान होता है, कई बार एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है।
कई बार तो किसी को भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, दोनों न्यूट्रल में होते हैं। तो इसी बेस पे ये इंटरेक्शंस बनती हैं जिनके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं, चाहे किसी भी चैप्टर में, मतलब किसी भी फॉर्म में पूछें, बट इस टॉपिक में क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, तो आपने ध्यान से कर लेना, ठीक है। जो आपने स्यूडो कोपुलेशन वाला पढ़ा वो यहाँ से टॉपिक आ रहा है, ठीक है। जो हम म्यूटलिज्म की एग्जांपल पढ़ते हैं वो यहाँ से आ जाती है, कंपटीशन या पैरासिटिज्म को लेके या प्रीडेशन को लेके यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से करना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सबसे पहले क्या है, इंटरेक्शंस अमंग इंडिविजुअल्स। हो सकता है वो सेम स्पीशीज़ में, हो सकता है वो डिफरेंट में। तो उसके बेस पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है। अगर तो एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इंटरेक्शन हो रही है तो उसको बोलेंगे इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो अगर अलग अलग स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्शन हो रही है तो वो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो अभी इंट्रास्पेसिफिक को तो डिवाइड नहीं कर सकते, वो तो सेम स्पीशीज़ के अंदर होती है, ठीक है। तो इंट्रास्पेसिफिक को फिर आगे पार्ट्स में डिवाइड किया कि ये 3 तरह की हो सकती है। पॉजिटिव भी इंटरेक्शन हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रलिज्म भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब जिसमें दोनों स्पीशीज़ को, ठीक है, दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है एक दूसरे के साथ रहने पे, इंटरेक्ट करने पे, वो पॉजिटिव है। नेगेटिव एंटागोनिस्टिक जो होती है, इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ, डिफरेंट स्पीशीज़ वो इंटरेक्ट करती हैं, तो उसमें या तो एक ऑर्गेनिज़म को दूसरे ऑर्गेनिज़म से फ़ायदा होता है, ठीक है, मतलब या तो एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, या दोनों को ही नुकसान होता है, ठीक है। तो मतलब ये नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर, ठीक है। तो जो न्यूट्रलिज्म होता है, न्यूट्रलिज्म मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी कि ना तो कोई फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, दोनों एक साथ तो रहती हैं स्पीशीज़, पर उनको ना फ़ायदा है ना नुकसान है, ठीक है, वो अपने अपने काम करती हैं। तो नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है तो उसमें म्यूटलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन, कमेंसलिज्म हो गया, ठीक है, ये आती हैं। इनके बारे में डिटेल में आगे करते हैं एग्जांपल के साथ। नेगेटिव जो है इसमें अमेंसलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिटेल में करने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बताया हुआ है कि इंटरेक्शंस कौन सी हैं, दो स्पीशीज़ के अंदर हैं अलग अलग, तो उनमें होता क्या है इंटरेक्शंस के दौरान। देखो, म्यूटलिज्म पॉजिटिव में है। म्यूटलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीशीज़ को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, बोथ बेनिफिटेड। ये ज़्यादातर ऑब्लिगेटरी होती है, नॉन ऑब्लिगेटरी भी हो सकती हैं, बट वैसे तो ऑब्लिगेटरी ही होती है, मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ही होती हैं स्पीशीज़, ठीक है। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो मतलब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए वैसे तो होती हैं, इसमें दोनों को फ़ायदा तो है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो साथ में ही रहें, वो अलग भी रह सकती हैं, रेयरली वो कनेक्टेड रहती हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, जब फ़ायदा होता है। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। तो ये मतलब जो एक है, ठीक है, उसको फ़ायदा है, वो कमेंसल है, उसको फ़ायदा होगा, जबकि जो दूसरा है वो अनअफेक्टेड है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, एक को पैरासाइट को फ़ायदा जबकि होस्ट को नुकसान। तो पैरासाइट जो है छोटे हैं, बेनिफिटेड हैं, जबकि होस्ट को नुकसान होता है, ठीक है। प्रीडेशन में एक प्रीडेटर होता है, जैसे टाइगर हो गया, तो वो डियर को खाएगा, टाइगर को फ़ायदा, डियर को नुकसान है, तो प्रीडेटर को फ़ायदा, प्रीडेटर मार देगा प्रे को और उसको खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे का है कंपटीशन, ठीक है। जो कंपटीशन है, कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ हो तो दोनों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो किसी के लिए भी ज़्यादा फायदे की बात नहीं है यहाँ पे। तो म्यूचुअल इनहिबिशन इन द डायरेक्ट कंपटीशन, वो दूसरे को नुकसान करेगी, ये स्पीशीज़ बी स्पीशीज़ ए को नुकसान करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो हो सकता है इसमें फूड सप्लाई या रिसोर्सेज की सप्लाई कम हो, तो उसमें दोनों एक दूसरे के साथ फिर मतलब कम्पीट करते हैं, ठीक है, तो नुकसान ही कर पाते हैं, दोनों को ही प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलते। अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ दूसरे को नुकसान करती है, पर जो स्पीशीज़ दूसरे वाले को नुकसान करती है उसको खुद को भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, वो अनअफेक्टेड ही रहती है। तो एक इनहिबिटेड, एक तो ख़त्म हो जाती है, एक को नुकसान हुआ, जबकि दूसरी अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। तो भी इसी के ही एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो म्यूटलिज्म है, ठीक है। म्यूटलिज्म में अभी हमने पढ़ा कि दोनों को फ़ायदा होता है, इंडिविजुअल को, अलग अलग स्पीशीज़ हैं। एसोसिएशन कौन सी पढ़ी, ऑब्लिगेटरी पढ़ी। ऑब्लिगेटरी मतलब फ़ायदे वाली है, एक दूसरे के
कनेक्ट रहने के साथ ये फंक्शन करती है। तो अभी इसके बेस पे भी हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर तो लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं तो वो होती है ये वाली, ठीक है। अगर कॉन्टीन्यूस कांटेक्ट नहीं है उनका, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ही वो रहती हैं, उनको हम बोलते हैं विदाउट कॉन्टीन्यूस कांटेक्ट, ठीक है। लगातार कांटेक्ट नहीं है, थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे के पास आती है तो ऑब्लिगेटरी हैं, ठीक है। जैसे लीकन्स और फंजाई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। लीकन्स क्या होते हैं? लीकन्स में फंजाई और एल्गी एक दूसरे को फायदा करते हैं। फंजाई जो है वो एल्गी को स्पेस प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जबकि जो एल्गी होती है वो फूड प्रिपेयर करती है, तो फंजाई को दे देती है वो कुछ हद तक, है ना। तो एक दूसरे को फायदा देते हैं ये। बैक्टीरिया राइजोबियम जो होता है वो रूट की नोड्यूल्स के साथ रहता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट में जो फली वाले पौधे होते हैं ना, तो उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रह के उनको वो नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करके देता रहता है। और इसके अलावा वहाँ पे रह के एक तो बैक्टीरिया को स्पेस मिल जाती है रहने की, दूसरा उसको अपने जो फूड वगैरह होता है, न्यूट्रिएंट्स है, वो वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को फ़ायदा है। फिर माइकॉर्जिया में क्या होता है? माइकॉर्जिया में फंजाई और हायर प्लांट्स, ये दोनों की बात करिए, इन दोनों की एसोसिएशन होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। तो फंजाई जो है वो दूर दूर तक फैली होती है और दूर दूर से न्यूट्रिएंट्स लेके आती है और रूट को दे देती है, प्लांट की रूट को दे देती है, ताकि रूट उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट ग्रो कर सके। जो प्लांट हैं वो जो मिनरल्स इकट्ठे करते हैं, उनमें मिनरल होते हैं, वो फंजाई को दे देती हैं। इवन फंजाई को रहने को स्पेस मिल जाती है, तो जो फंजाई को चाहिए वो प्लांट फंजाई को दे देते हैं, फंजाई प्लांट को जो है वो मिनरल वाटर वगैरह प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये फ़ायदे वाली है दोनों। तो माइकॉर्जिया 2 तरीके से फंक्शन कर सकती है, एक तो एक्टोट्रॉपिक, एक एंडोट्रॉपिक। एक्टोट्रॉपिक मतलब बाहर से एसोसिएट करती है वो प्लांट के साथ, ठीक है। जैसे रूट ऑफ पाइनस, ठीक है, उसमें एक्टोट्रॉपिक होती है। एंडोट्रॉपिक का मतलब इंटरनल एसोसिएशन, अंदर से एसोसिएट करती है वो प्लांट के साथ, अंदर से, प्लांट के अंदर के पार्ट से, ठीक है। तो जैसे ऑर्किड की रूट्स में होता है, ठीक है। तो ये है। फिर है विदाउट कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट। जब म्यूचुअलिज्म होता है तो इसमें पार्टनर्स रेयरली एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए अटैच रहते हैं। तो एनिमल प्लांट रिलेशनशिप इसमें बताई है, जैसे फिग और वास्प होगी, फीमेल वास्प, ठीक है। देखो जो फिग ट्री है वो सिर्फ एनिमल फीमेल वास्प जो होती है उसी की हेल्प से पॉलिनेट हो सकता है, ठीक है। फिग ट्री जो है वो सिर्फ फीमेल वास्प की हेल्प से ही पॉलिनेट हो सकता है, तो फिग को फ़ायदा हो गया, वो पॉलिनेट हो जाएगा। तो दूसरा जो वास्प होती है उसको भी फिग से क्या फ़ायदा? वास्प जो होती है वो अपने एग ले करने के लिए स्पेस ढूंढती है, तो फिग के जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो उसमें अपने एग ले कर देती है, तो वास्प को अपने एग ले करने को स्पेस मिल गई, जबकि जो फिग होता है वो उससे पॉलिनेट करवा लेता है, तो दोनों को फ़ायदा। वैसे ही ये तो चलो ये भी थोड़े टाइम के लिए होता है, अटैच रहते हैं। उसके बाद है ऑर्किड। ऑर्किड कौन सा? ऑफ्रिस, ठीक है। तो ये मेल वास्प के साथ इंटरैक्ट करता है। कैसे? जो तो ऑर्किड का प्लांट होता है और वास्प होती है, इनमें होती है स्यूडो कोपुलेशन। तो ध्यान रखना, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको लेके और इसको लेके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्यूडो कोपुलेशन जो है ये फिनोमिना पूछा गया कि कौन सा फिनोमिना होगा, कि जब एक मेल वास्प जो होता है, अभी देखो ये धोखा कैसे खाता है, मतलब अपनी तरफ से तो वो देखो जो वास्प होता है ना, मेल वास्प, ठीक है, वो कॉपुलेट कर जब कॉपुलेट करने की कोशिश करता है तो ऑर्किड के प्लांट के जो फ्लावर हैं उन फ्लावर की शेप इंसेक्ट जैसी होती है, वास्प जैसी होती है। तो मेल को लगता है कि जो ऑर्किड के फ्लावर हैं इंसेक्ट शेप में, तो उसको लगता है कि ये इंसेक्ट है, ये वास्प है, फीमेल वास्प है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको उसके साथ कोपुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कोपुलेट करते टाइम जो उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन थे वो ऑर्किड फ्लावर में गिर जाते हैं, तो ऑर्किड को क्या हो गया? फ़ायदा हो गया, तो वो कोपुलेट कर वो पॉलिनेट कर जाएगा। जबकि जो ऑर्किड है उस पर जब वास्प समझ के उसके फ्लावर को वो जो वास्प है, मेल वास्प, वो कोपुलेट करता है, तो कोपुलेशन तो होगी नहीं ना, क्योंकि वो कौन सा इंसेक्ट है, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा ऑर्किड को हो जाता है। तो वैसे हम इसको बोलते हैं स्यूडो कोपुलेशन, ठीक है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, ध्यान रखना। तो वैसे तो ये हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअलिज्म में, है ना, कि एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए आते हैं, बट उसको वास्प को इतना कुछ फ़ायदा खास हुआ ही नहीं है, है ना। तो इसलिए
ये कमेंसलिज्म की मेन एग्जांपल हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। प्रॉपर एग्जांपल ये कमेंसलिज्म की आ गई फिर, ठीक है, कि एक को फ़ायदा तो दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्रोटो कोऑपरेशन जिसमें दोनों ही एक दूसरे के साथ बेनिफिट के लिए रहते हैं, कि मैं तेरे को बेनिफिट करता हूँ तो मेरे को बेनिफिट कर दे, और ये म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है, इनका म्यूचुअल बेनिफिट होता है। इसमें क्या है, ये एसोसिएशन नॉन ऑब्लिगेटरी है, ये तो ऑब्लिगेटरी थी ना, साथ में रहना ज़रूरी है चाहे थोड़े टाइम के लिए हो, तो ये नॉन ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी नहीं है कि वो साथ में ही रहें, ठीक है, और नॉन ऑब्लिगेटरी फैकल्टेटिव हो सकती है ये। तो इसमें हर्मिट क्रेब हो गया और सी एनिमनी हो गया। आता है कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि जो एनिमल्स इकट्ठे तो रहते हैं पर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, एक को फ़ायदा होता है दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान होता है। जैसे एपीफाइट्स में ऑर्किड्स और ब्रोमेलिएड्स हैं, ठीक है, वो मैंगो ट्री पे ग्रो कर जाते हैं। मैंगो ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं ना, मैंगो ट्री के ब्रांचेस पे ये ग्रो कर जाते हैं, एपीफाइट्स यानी कि ऑर्किड्स वगैरह होते हैं, वो वहाँ पे रह के वो फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं और खुद डेवलप करते रहते हैं। जबकि मैंगो ट्री को कोई नुकसान नहीं है, वो कहता है ठीक है तुम अपना काम करते जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो जो मैंगो ट्री है उसको तो ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है, कोई हार्म नहीं है उसको। जबकि जो ऑर्किड्स हैं उसको फ़ायदा, वो वहाँ पे आराम से रह के फोटोसिंथेसिस कॉज करके अपना फूड प्रिपेयर करते रहते हैं। इसके अलावा बार्निकल जो वेल के बैक पे ग्रो होते हैं, वो वेल के साथ साथ पूरी जगह घूम लेते हैं, तो वेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बार्निकल्स घूम लेते हैं, है ना। इवन फूड वगैरह उनको मिल जाता है। कैटल अर्गट जो है, कैटल के ऊपर कभी बैठे देखी होगी, अर्गट बैठा होता है, ठीक है। तो जैसे काऊ या कैटल खाने के लिए ग्रेज करने के लिए आती है, तो वहाँ पे सारे इंसेक्ट जो होते हैं घास से निकल के भागना शुरू करते हैं इधर उधर, है ना। तो वो इंसेक्ट दिखाई देते हैं अर्गट को, तो अर्गट उनको पकड़ लेता है, अदरवाइज उसको इंसेक्ट मिलने मुश्किल होते हैं। यहाँ पे बिना मेहनत किए उसको इंसेक्ट दिख गए, वो खा लेता है। तो अर्गट को फ़ायदा, कैटल को ना फ़ायदा ना नुकसान, ठीक है। ऐसे सी मनी और क्लोन फिश होती है। सी एनिमनी जो है उसमें स्टिंगिंग कैपेसिटी होती है, क्लोन फिश उसके साथ रहती है, तो क्लोन फिश जो है वो बची रहती है। सी एनिमनी की स्टिंगिंग सेल की प्रॉपर्टी की वजह से प्रीडेटर से वो बची रहती है, मरने से बच जाती है ना, प्रे बनने से बच जाती है। तो क्लोन फिश को फ़ायदा, सी एनिमनी को कोई नुकसान भी नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं, ठीक है। तो ये है कमेंसलिज्म। तो जो स्यूडो कोऑपरेशन वाली है वो भी यहाँ से है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या है, ये पॉजिटिव का पड़केट है। नेगेटिव में आता है अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में होता है नुकसान वाला ही है ये, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे की ग्रोथ को तो रोक देता है, एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देगा। तो जबकि जो ए वाला है उसको खुद को कोई फ़ायदा नहीं है, वो अनअफेक्टेड ही रहता है, अनअफेक्टेड, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अनअफेक्टेड रहता है वो। जैसे कि फंजाई पेनिसिलिन है, ठीक है। पेनिसिलिन जो होती है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को तो मार देती है, ठीक है, वो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनको वो मार देगी, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। बट पेनिसिलिन को खुद को क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं, वो ना फ़ायदा है ना नुकसान है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जबकि दूसरे को तो नुकसान हुआ, ठीक है। तो यह है अमेंसलिज्म। इसके अलावा एक होती है एलिलोपैथी, ठीक है, इसी टॉपिक में आता है एलिलोपैथी के बारे में। एलिलोपैथी का क्या मतलब है, वो प्रोसेस जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे की ग्रोथ को रोकता है। ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकेगा, कैसे, खुद पॉइजनस केमिकल को सिक्रेट करके, जिसका इफेक्ट बी पे पड़े तो उसकी दूसरे की ग्रोथ को वो रोकेगा, ठीक है। इसको हम एलिलोपैथी बोलते हैं। तो इसकी अमेंसलिज्म में हम ये भी पढ़ सकते हैं कि सनफ्लावर या सॉगम जो है ये अपने आसपास वीड्स को ग्रो नहीं होने देते, केमिकली ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकेंड बैजिल जो होती है उसको बोलते हैं ऑसिमम सैंक्टम, तुलसी जिसको कहते हैं, तुलसी जी, है ना। तो उनके आसपास मतलब सेकेंड बैजिल के आसपास कोई और प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। जो फिर है कॉन्बोबुलस आर्वेनेसिस जो है, ये वीट की सीड्स हैं उसको आसपास जर्मिनेट नहीं होती। जो ट्राइकोडर्मा है उससे एस्परजिलस नहीं ग्रो कर पाता, ठीक है, चेक करता है कि एस्परजिलस की ग्रोथ तो नहीं हो रही, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया, चलो उसके बाद आता है कंपटीशन। कंपटीशन जो होता है ये दो तरह का होता है। कंपटीशन क्या होता है, जब दो स्पीशीज़ जो हैं एक ही रिसोर्सेज है उसके लिए वो दोनों ही लड़ रही हैं, ठीक है, compete कर रही हैं आपस में कि मुझे चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपटीशन। यहाँ पे इंटर आना था, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक जो है सेम स्पीशीज़ में होता है, अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ में हुआ वो इंटर स्पेसिफिक होगा, ठीक है। इसमें आता है कैनिबैलिज्म। कैनिबैलिज्म का मतलब क्या है, कैनिबैलिज्म मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म को खा ले,
ठीक है, और उसको ख़त्म कर दे, उसको बोलते हैं कैनिबैलिज्म। ईटिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेम स्पीशीज़ ताकि कंपटीशन रिड्यूस हो जाए, उसको बोलते हैं कैनिबैलिज्म, जैसे स्नेक और स्कॉर्पियन में होता है। ठीक है, फिर आते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गॉस हाइपोथेसिस है ये। ठीक है, गॉस हाइपोथेसिस में क्या कहा गया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई दो ऑर्गेनिज्म, उनका नीश हमेशा सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तो उनका नीश सेम है तो उसमें से कोई एक जो है उसका एलिमिनेट होना पक्का है, वो एक तो कोई एलिमिनेट ज़रूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कंपटीशन के दौरान अगर सेम नीश है तो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गॉस हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद आती है रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, ये थोड़ी समझदारी वाली बात यहाँ पे है कि कहते अगर कोई दो स्पीशीज़ एक ही रिसोर्स को लेके compete कर रही हैं, पर ये दोनों अपनी सूझबूझ से वो चाहती हैं कि हमारे बीच कंपटीशन ना हो, तो वो एक समझौता कर लेती हैं कि अगर हम अपनी फीडिंग टाइम अलग अलग कर लें कि मॉर्निंग टाइम तू फीड कर ले, इवनिंग टाइम मैं फीड कर लूँ, है ना, तो ना तुम्हें नुकसान ना मुझे नुकसान। ठीक है, तो उनका कंपटीशन फिर रहता नहीं है, अवॉइड कंपटीशन, दे कैन अवॉइड कंपटीशन। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, कि रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेना कि तू इस टाइम पे ले ले, मैं इस टाइम पे ले लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो इसमें दोनों फिर अपने रिसोर्सेज लेती रहती हैं प्रॉपर, कोई भी ख़त्म नहीं होती स्पीशीज़। अभी पैरासिटिज्म है, पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासाइट, इसमें दो होते हैं, एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। पैरासाइट होता है जिसको फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे लीक्स या जो टिक्स होते हैं, है ना, बेड बग्स हो गए। ठीक है, जो पैरासाइट हैं, जो होस्ट से फ़ायदा लेंगे, होस्ट को नुकसान जबकि पैरासाइट को फ़ायदा। ठीक है, जैसे एस्क्रिचिया कोलाई ले लो आप। ठीक है, एस्क्रिचिया कोलाई नहीं, सॉरी एस्क्रिचिया कोलाई नहीं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका ले लो। ठीक है, एस्केरिएसिस का वो वॉर्म ले लो आप। ठीक है, वो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर वो जाता है। ठीक है, एस्केरिएस का जो वॉर्म है वो ह्यूमन के अंदर जाता है, तो वो क्या है? पैरासाइट है। ठीक है, और ह्यूमन क्या है? होस्ट। वो पैरासाइट होस्ट से फ़ायदा लेता रहेगा, होस्ट को नुकसान होता रहेगा, तो होस्ट हार्म होता है जबकि पैरासाइट फ़ायदा होता है उसको। ठीक है, तो ये पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक्टो और एंडो पैरासाइट। एक्टो जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से नरिशमेंट लेते रहते हैं खुद के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के अंदर से जाकर न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट के फर्दर टाइप भी हैं, तो उनके लाइफ साइकिल के बेस पे। तो नॉन पैथोजेनिक एक तो जो किसी को नुकसान नहीं करते। ठीक है, एस्क्रिचिया कोलाई वगैरह हो सकता है, यहाँ पे एंटामीबा कोलाई लिखा है। देन पैथोजेनिक जो होते हैं, जो नुकसान करते हैं दूसरे को, वो है टेनिया सोलियम, विब्रियो कॉलरी। ठीक है, या क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, टेटनस कॉज करता है, कॉलरा बीमारी कर देता है ना, तो ये नुकसान करते हैं, पैथोजेनिक है। ठीक है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आया था लेक्चरर केडर के पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2021 के पेपर में ही आया था। टेम्परेरी पैरासाइट कौन से होते हैं? ये थोड़े टाइम के लिए ही अपना लाइफ साइकिल का थोड़ा सा हिस्सा ही होस्ट की बॉडी के अंदर स्पेंड करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं लीक, बेड बग जो हो गए। ठीक है, लाइसिस जुएँ जो होती हैं टेम्परेरी होती हैं। परमानेंट होते हैं जो होस्ट की बॉडी में अपना पूरी लाइफ रहते हैं, उसको बोलते हैं फाइटो पैरासाइट, उसकी एग्जाम्पल है परमानेंट पैरासाइट की। ठीक है, ये तो चलो पैरासाइट के बारे में हो गया। अभी साथ में ही है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है कि इसमें ना जो जैसे बर्ड्स के अंदर ये कॉमन होता है। ठीक है, बर्ड्स में क्या होता है, जैसे कोयल है। ठीक है, कोयल क्रो जैसे कोयल जो होती है ना, वो अपने फ़ायदे के लिए क्रो के नेस्ट में अगर कोयल चाहती है कि उसके एग जो हैं उसकी प्रॉपर देखभाल हो, वो खुद के मतलब खुद नेस्ट बना के उसमें अंडे नहीं देती, वो क्या करती है अपने एग को क्रो के नेस्ट में दे देती है, क्योंकि क्रो और कोयल के जो एग होते हैं उनकी अपीयरेंस एक जैसी होती है। तो कोयल के जो एग हैं वो क्रो के नेस्ट में वो रख देती है और क्रो के फेंक देती है जो एग होते हैं। ठीक है, तो फीमेल क्रो उनको संभालती है, क्योंकि अपीयरेंस सेम है, उसको पता नहीं चलता ये कोयल के एग हैं, तो वो उनको अपने मतलब एग बच्चे समझ के वो उनको संभालती है, तो उनको खाना देती है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म में आता है। कोयल दूसरे को नुकसान कर रही है, मतलब उसके बच्चों को ख़त्म कर दिया और अपने बच्चे जो हैं उसके नेस्ट में रख दिए कि वो पाल दे, है ना, तो इसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। बर्ड्स में होता है ये। प्रीडेशन। ठीक है, प्रीडेशन में क्या है? प्रीडेशन में एक जो प्रीडेटर होता है वो प्रे को किल कर देता है। प्रीडेटर होता है शिकारी और प्रे होता है जो शिकार बन जाता है बेचारा। ठीक है, तो प्रीडेटर और प्रे। प्रीडेटर जैसे टाइगर हो गया, डियर जो हो गया वो प्रे हो गया मान लो। ठीक है, तो ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं, मोस्टली जो एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो प्रीडेटर होते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया सनड्यू प्लांट, ड्रॉसेरा बोलते हैं उसको। जो ड्रॉसेरा होता है उसकी जो रेडिश कलर की लीव्स होती हैं, राउंड रेडिश कलर की लीव्स होती हैं,
तो उस पे ना इस तरह के थोड़े हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, ठीक है, रेड रेड सा। तो उसके हेयर जो होते हैं वहाँ पे फ्लूड लगा होता है, तो जब इंसेक्ट पास में आते हैं तो वो इंसेक्ट को खा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट फ्लूड के साथ स्टिक हो जाता है तो पकड़ लेते हैं उसको, खा लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस क्यों बन जाते हैं प्लांट्स? क्योंकि अगर प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, अगर नाइट्रोजन की कमी उनकी पूरी नहीं हो रही है तो वो इस तरह से एनिमल को, इंसेक्ट को खा के अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो पिचर प्लांट हो गया, पिचर प्लांट है नेपेंथस, वो इंसेक्ट को ट्रैप करके खा जाता है। ब्लैडरवर्ट, यूट्रिकुलरिस, इनकी शेप, इनकी लीव्स जो है ब्लैडर जैसी होती है तो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती हैं। पियर कैक्टस जो है, अभी यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है, एक्जॉटिक स्पीशीज़ है एक, ठीक है, पियर कैक्टस की, वो ऑस्ट्रेलिया में 1920 में ग्रो करी, तो वो इतनी जल्दी ग्रो कर गई कि मतलब उसने बहुत सारा एरिया ऑस्ट्रेलिया का खुद ही कवर कर लिया। तभी उसको ख़त्म करने के लिए कोई चाहिए था, तो उसको ख़त्म करने के लिए कैक्टस फीडिंग मॉथ जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, तो उसने फिर उसको ख़त्म किया। तो अगर प्रीडेशन की बात करें ना तो प्रीडेटर कुछ हद तक फ़ायदेमंद भी होते हैं, क्योंकि इनके साथ जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम करते हैं ये, तो कुछ हद तक फ़ायदा भी है। देखो अगर कैक्टस ही बढ़ जाते तो स्पेस ही नहीं रहती ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर मॉथ आए, मॉथ प्रीडेटर हैं उसके, ठीक है, तो मॉथ ने उनको ख़त्म कर दिया, बहुत कम कर दिया, तो मॉथ प्रीडेटर होके भी फ़ायदेमंद रहा ना, उसने बैलेंस कर दिया इकोसिस्टम को, ठीक है। वैसे ही अगर हम कहते हैं टाइगर है, ठीक है, जो टाइगर है वो अगर डीर को खा रहा है तो इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम करेगा, क्योंकि अगर कार्निवोरस जो है वो हेर्बिवोरस को खाएगा नहीं तो हेर्बिवोरस बढ़ जाएंगे, वो तो प्लांट्स खा लेंगे सारे, है ना, तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है, इसीलिए इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी भी है, ठीक है। तो प्लांट्स जैसे हैं, अभी प्लांट्स जो खुद हैं ये अपने आप को बचाने के लिए, अभी देखो एनिमल्स हैं, है ना, एनिमल्स तो प्रीडेशन, डियर है, डियर हो गया या रैबिट हो गए, ये तो प्रीडेशन से बचने के लिए भाग लेते हैं, भाग भी जाते हैं, बच भी जाते हैं। प्लांट्स कहाँ पे भागेंगे, अभी तो हेर्बिवोरस आके उनको खा लेते हैं, तो वो खुद कैसे भागेंगे, है ना। तो अगर प्लांट अपने आप को बचाना चाहें तो उनके पास क्या डिफेंस मैकेनिज्म है, तो वो बताया हुआ है कि प्लांट्स जो हैं उनमें डिफेंस के लिए वो अपने थोड़ा मॉर्फोलॉजिकल चेंज ले आते हैं। जैसे अकेशिया कैक्टस में क्या होते हैं, थॉर्न्स, कांटे बने होते हैं, जिसकी वजह से जो हेर्बिवोरस है उनको खा नहीं पाते, ग्रेजिंग ऑर्गेनिज्म उनको खा नहीं पाते हैं, तो वो बच जाते हैं। कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करता है, तो उससे कैटल और गोट जो हैं वो उनको खा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना ये हार्म करते हैं, हार्ट को हार्म करते हैं और हार्ट की फंक्शनिंग रुक जाती है, डेथ हो सकती है इस केस में, तो कैटल या गोट फिर इनको खाते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि जो खाते हैं वो मर भी जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए। फिर है निकोटिन, कैफीन, कुनीन या ओपियम, हम कहते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद है, पर असल में प्लांट्स इनको अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं प्रोड्यूस करते, वो अपने डिफेंस के लिए इनको प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फिर इनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। देखो ओपियम जो होता है इसकी पोटेंसी बड़ी ज़्यादा है, तो अगर कोई ग्रेजिंग एनिमल इनको खा लेगा, ब्राउजर्स इसको खा लेंगे तो वो तो मर जाएंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स इन केमिकल्स को, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो स्टेशनरी हैं, भाग नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए अभी जितना मेन था और सारा था डिटेल में किया जा सकता था वो सारा हमने इस टॉपिक, इस चैप्टर में से कर लिया है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।